नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। तो उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में हुए हैं कई अहम फैसले। गन्ना विकास विभाग में 400 करोड़ से अधिक का लोन लेने को मंजूरी मिली है। वित्त विभाग के तहत वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को 3 महीने बढ़ाया गया है। ऊर्जा विभाग की वार्षिक रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने को मंजूरी मिली है। आयुष विभाग में भी अपर निदेशक अब निदेशक बन सकेंगे। खटीमा में बार एसोसिएशन के चैम्बर की लीज बढ़ाई गई है। संस्कृति और धर्म संस्कृति विभाग के तहत बीकेटीसी की नई भर्ती नियमावली को मंजूरी। हरिद्वार ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर परियोजना का कार्य यूआईएडीबी करेगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में हुए हैं कई अहम फैसले। और इस दौरान अगर बात की जाए तो कई अहम फैसलों पर मोहर भी लगी है। हरिद्वार ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर परियोजना का जो कार्य है वो यूआईए स्मार्ट सिटी की स्कीम आई थी तो पहले निर्णय हुआ था कि इसको एमडीडीए वगैरह से इम्प्लीमेंट कराया जाएगा और उसके लिए ग्रेटर दून विकास प्राधिकरण लिमिटेड नाम की एक कंपनी बनाई गई थी। लेकिन बाद में इसको देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड नामक कंपनी से इम्प्लीमेंट कराया गया, जो कि काम आप जानते ही हैं कि काफ़ी पूरा हो गया है। तो ये जो ग्रेटर दून विकास प्राधिकरण लिमिटेड थी उसकी अब आवश्यकता नहीं, इसको समाप्त करने का निर्णय लिया गया। ये टेक्निकल प्रस्ताव था। अगला औपचारिक मत था यूपीसीएल का एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट 3 साल की 2019-20, 20-21 एंड 21-22 को विधानसभा में रखने की अनुमति माननीय कैबिनेट ने दी। अगला मत आयुष शिक्षा विभाग का है। पहले जो निदेशक का पद था इस विभाग में, उसमें 2 तरह से आदमी बन सकते थे। जो अपर निदेशक है वो भी निदेशक बन सकता था, और जो महाविद्यालयों के प्राचार्य थे वो भी बन सकते थे। क्योंकि वहाँ विश्वविद्यालय बन गया है और प्राचार्यों का जो है उधर प्रमोशन विश्वविद्यालय से कनेक्टेड हो गया है, तो इसलिए ये निर्णय लिया गया कि अब केवल अपर निदेशक ही निदेशक बनने के लिए पात्र होंगे। अगला मत आवास विभाग का है। आप जानते ही हैं कि गोलापार हल्द्वानी में माननीय हाईकोर्ट के शिफ्टिंग का प्रपोजल चल रहा है और फॉरेस्ट क्लियरेंस की प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, करीब 26 हेक्टेयर फॉरेस्ट को लिया जाना है। और ये निर्णय लिया गया कि हाईकोर्ट बनने के बाद ये इलाका एरिया सारा ही काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा और इसमें अच्छा वेल प्लान्ड टाउनशिप बनना चाहिए। जो अभी हैफेजर्ड ग्रोथ है, कई बार बिना नक्शे पास किए भी हो जाती है, वो ना हो। इसलिए इसके आसपास का एरिया जो चारों तरफ सड़कें हैं उसका मार्क किया हुआ है, उसको फ्रीज जोन घोषित किया, क्योंकि इसका मास्टर प्लान इस क्षेत्र का भी बन रहा है। तो मास्टर प्लान बनने तक ये एरिया फ्रीज होगा, इसमें कोई नया निर्माण नहीं हो पाएगा। और मास्टर प्लान जो कि 1 साल के अंदर पूरा होने की संभावना है, बनने के बाद मास्टर प्लान के मुताबिक इसका नक्शे पास होंगे और बकायदा। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां पर उत्तराखंड में वर्दी में सोशल मीडिया में हीरोगिरी भारी पड़ेगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिसकर्मियों के लिए सोशल मीडिया पर पॉलिसी जारी की गई है। वर्दी में वीडियो बनाकर एफबी और इंस्टाग्राम पर अपलोड करने पर रोक है। वाद विवाद या पुलिस की छवि को धूमिल करने वाली जो पोस्ट है वो नहीं कर सकेंगे। सोशल मीडिया पॉलिसी का उल्लंघन करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। तो अब उत्तराखंड में जो वर्दी पहनने वाले हैं उनके लिए खबर, जहां पर अब सोशल मीडिया पर इस दौरान कोई भी पुलिस की वर्दी में पोस्ट नहीं इस दौरान की जाएगी। इसी के साथ आपको बता दें कि वर्दी में सोशल मीडिया में हीरोगिरी इस दौरान भारी पड़ेगी। पुलिसकर्मियों के लिए सोशल मीडिया पॉलिसी जारी की गई है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि वर्दी में सोशल मीडिया में हीरोगिरी अब भारी पड़ेगी। अगर इस दौरान कोई भी पोस्ट नजर आती है तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई इस दौरान की जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि पुलिस की छवि धूमिल ना हो, इसको लेकर यह फैसला भी लिया गया है। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर बागेश्वर में सुप्रसिद्ध धार्मिक एवं ऐतिहासिक उत्तरायणी मेले की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। आगामी 14 से 20 जनवरी को आयोजित होने वाले इस मेले को लेकर तैयार किए गए पोस्टर का विमोचन जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने कलेक्ट्रेट सभागार में किया। और इस दौरान जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने मेले की तैयारियों और मेले में होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेला क्षेत्र को खूबसूरती के साथ में सजाया जा रहा है और मेले के सांस्कृतिक
मंच से होने वाले कार्यक्रमों में कलाकारों की बेहतरीन प्रस्तुतियां होंगी, जिसके लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इसके साथ ही मेले के दौरान आयोजित होने वाले अन्य प्रतियोगिताओं की रूपरेखा तय की जा चुकी है और मेले की व्यापारिक गतिविधियों के लिए भी चयनित स्थल पर इस दौरान व्यवस्थाएं पूरी की जा रही हैं। मेला जो इस बार है, इसकी डेट है, जो आधिकारिक शुरुआत है वो 14 जनवरी है और समापन की डेट है 20 जनवरी। तो ये इस बार 7 दिन का मेला हमने किया है। इसमें जो मेनली हमने इसमें बैलेंस किया है कि दिन के समय जो है हमारे स्कूल के विद्यालय जैसे 5 जो है आफ्टर लंच जितने भी लोकल सांस्कृतिक दल हैं, बागेश्वर से हैं, चाहे पिथौरागढ़, चाहे अल्मोड़ा, खटीमा, जिन्होंने हमने अप्रोच किया है, उनको हमने विंडो दी है 2 से 5। और रात को जो हमारा 8 बजे के बाद है जो हमारी स्टार नाइट का आयोजन है। स्टार नाइट में हमारा मेन अट्रैक्शन है, जो मेन स्टार नाइट है 15 को है, वो पवनदीप राजन की। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर सोमवार 8 जनवरी को ऋषिकेश के चीला रेंज में हुए हादसे के बाद से लापता वन्यजीव प्रतिपालक आलोकी का शव बरामद हो चुका है। एसडीआरएफ की टीम ने चीला पावर हाउस के पास से गुरुवार सुबह सर्च की तो आलोकी का शव मिला। बता दें कि सोमवार को हुए हादसे में 4 वन अधिकारियों की मौत हो गई थी और आलोकी तभी से लापता थी। इसके साथ ही चीला सड़क हादसे में घायल 5 लोगों में से 3 को डिस्चार्ज कर दिया गया है। 2 लोगों की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। गंभीर घायलों का इलाज एम्स ऋषिकेश में अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा किया जा रहा है। गौरतलब है कि सोमवार 8 जनवरी को चीला के पास इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का ट्रायल हो रहा था, तभी हादसा हो गया था और 4 अफसरों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उधर मसूरी माल रोड को व्यवस्थित और नो व्हीकल फ्री जोन बनाने का ऐलान किया गया है, जिसको लेकर विरोध भी देखा जा रहा है। ऐसे में एसडीएम ने फैसले का विरोध करने वाले तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ में बैठक की, जिसके बाद व्हीकल फ्री जोन को लेकर एक समय सीमा तय कर दी गई है और इसके तहत शाम 5 बजे से रात के 9 बजे तक माल रोड पर तमाम वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। हालांकि इस नए फैसले में ये भी साफ किया गया है कि जिनके घर इस एरिया में आते हैं उन्हें एंट्री की परमिशन होगी, वही नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती भी होगी। पूर्व में भी हमने जो है मॉल रोड की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर एक मीटिंग कॉल की थी 6 जनवरी को। उसमें हमने सभी स्थानीय जो हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको इनवाइट किया था। उनके सुझावों को उनका संज्ञान लेते हुए और जो शासन से हमारे निर्देश हैं उनके क्रम में हम लोगों ने इसको व्यवस्था बनाने के लिए कुछ नियम बनाए थे। उन चर्चाओं के बाद में कुछ उसमें सुझाव जो थे वो टाइमिंग्स को लेकर थे, तो उस टाइमिंग को एक्सेप्ट करते हुए हमने जो है अभी जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं ट्रैफिक के मूवमेंट पे मॉल रोड पे, तो उसका जो समय है वो दिनांक 28 फरवरी 2024 तक जो है उसमें शाम के 5 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक मॉल रोड के ऊपर ट्रैफिक की मूवमेंट बाधित रहेगी। पिक्चर पैलेस से और लाइब्रेरी चौक दोनों की तरफ से उसमें कोई एंट्री अलाउड नहीं होगी ट्रैफिक की। उधर अलग अलग राज्यों में एटीएम ठगी की वारदातों को अंजाम देकर फिर से ऐसे ही वारदात करने वालों के फिराक में लगे शातिर ठगों के एक गैंग को सेलाकुई थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसके पास से दर्जनों एटीएम कार्ड और असला बरामद हुआ है। जिसका खुलासा करते हुए एसपी देहात लोकजीत सिंह ने बताया है कि हरियाणा के मेवात जिले का रहने वाला राहुल खान अपने साथियों रिजवान, नसीम और तारिक के साथ गैंग बनाकर एटीएम ठगी की कई वारदातों को अंजाम देकर लोगों को इस दौरान ठगते थे, जिनके खिलाफ हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान में दर्जनों मामले दर्ज हैं। इनके बात अगर की जाए तो जिसमें ये लोग जेल भी जा चुके हैं। बताया ये भी जा रहा है कि ऐसे ही किसी वारदात को अंजाम देने के लिए ये लोग सेलाकुई पहुंचे थे, लेकिन पुलिस के हत्थे चढ़ गए। इन लोगों के पास कुछ ऐसा सामान, संदिग्ध सामान मिला है जिससे कि ये धोखाधड़ी की घटनाओं को अंजाम देते हैं यहाँ पर। तो उसमें इनके पास 34 सिम कार्ड मिले हैं, तमंचा मिला है, चाकू मिला है और सरिया। तो ये इस तरह के लोग हैं कि कोई भी घटनाओं को अंजाम दे देते हैं। ज़्यादातर ये भोले वाले लोगों को एटीएम में उनकी रैकी करके, उनका पिन पता करके, उनके साथ धोखाधड़ी करके घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो सेलाकुई पुलिस की टीम द्वारा प्रोएक्टिवली काम करते हुए अपनी चेकिंग और उसके थ्रू इन लोगों को पकड़ा। सर थाना कालसी से संबंधित मैं अभी बताता हूँ आपको। सर ये लोग कहाँ के हैं? बाहरी लोग हैं सर या? हाँ, ये ज़्यादातर लोग हरियाणा के हैं। इसमें हरियाणा के अलग अलग जिलों के ये लोग हैं
और यहाँ पर ये घटना को अंजाम उधर ऋषिकेश कोतवाली पुलिस ने चेकिंग के दौरान देहरादून रोड पर एक कार से 10 पेटी शराब पकड़ी है। शराब तस्करी करने के आरोप में पुलिस ने कार चालक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी का नाम मोहित चौहान है, जो देहरादून का निवासी है। तस्करी में इस्तेमाल का पुलिस ने सीज कर दिया है। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर लंबित भुगतान और जमानत राशि अवमुक्त कराने की मांग को लेकर ठेकेदारों ने अधिशासी अभियंता कार्यालय का घेराव किया। ठेकेदारों ने लोक निर्माण विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए शीघ्र ही इस दौरान भुगतान करने की मांग की है। आक्रोशित ठेकेदारों का कहना है कि अगस्त 2022 से सड़कों और दैवीय आपदा में किए गए कार्यों का भुगतान नहीं किया गया है, जिससे ठेकेदारों और मजदूरों को इस दौरान आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ठेकेदारों ने विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्यालय में नहीं होने की भी बात कही है, जबकि जल्द ही पेमेंट नहीं होने पर बर्फबारी और दैवीय आपदा के दौरान काम नहीं करने की भी चेतावनी दी है। साल भर 8 महीना से लगभग काम करे हो गया है, विभाग उसका भुगतान नहीं कर पा रहा है। कोई अधिकारी मौजूद नहीं है यहाँ पर। एक्शन साहब हमारे 1.5 महीने से लापता हैं, उनका कोई पता नहीं है, और जो अधिकारी और हैं वो लोग भी नहीं आ रहे हैं, और कागज़ बनने में परेशानी हो रही है। और त्यौहार का टाइम है, और ठेकेदार यहाँ का ठेकेदार छोटा ठेकेदार है, परेशान हो रहा है, लेबर पीछे पड़ रही है उसके, और काम लगभग बंद हो चुके हैं। अगर जल्दी इसका भुगतान नहीं हुआ तो फिर हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, काम हम बंद करेंगे, और बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा है। उत्तराखंड सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। गंभीर आरोप लगाने के बाद चमोली की जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी को तत्काल प्रभाव से पद से हटा दिया गया है। सरकार के इस आदेश पर रजनी भंडारी के पति और बद्रीनाथ के विधायक राजेंद्र भंडारी ने आपत्ति जताते हुए कहा कि ये लोकतंत्र की हत्या है। उन्होंने कहा कि सत्ता की ताकत के बल पर सरकार ने ये फैसला किया है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया और कहा कि धामी सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम किया है और भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि रजनी भंडारी पर साल 2012 और 2013 में आयोजित नंदा राज्य के इस दौरान निर्माण कार्य के टेंडर में गड़बड़ी का आरोप है और उसी के तहत अब ये कार्रवाई की गई है। आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार जीरो टॉलरेंस के सिद्धांत पर काम कर रही है। जहां भी भ्रष्टाचार की शिकायतें आएंगी, भ्रष्टाचार के मामले आएंगे, उन पे कड़ा प्रहार हमारी सरकार करेगी। चमोली जिले की जिला पंचायत अध्यक्ष के संबंध में इसी प्रकार की शिकायतें आई हैं। उसमें प्रशासनिक स्तर पर जांच हुई है और उसमें भ्रष्टाचार के आरोप पाए गए और उसी आधार पर उनको पद से हटाया गया है। और निश्चित रूप से मैं इसको पुनः दोहरा रहा हूं कि जहां भी भ्रष्टाचार की घटनाएं होंगी, हमारी सरकार उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। जब कमिश्नर की जांच में कोई भी अनियमितता नहीं पाई गई, कोई भी रुपये का जो है लेन देन नहीं हुआ है, तो फिर किस आधार पर हटा रहे हो? मेरे कहने का मतलब है कि महेंद्र भट्ट जी मेरे से चुनाव हारे हैं और चुनाव का बदला लेने के लिए वो जो है सरकार की ताकत के बल पे रजनी भंडारी को उन्होंने जिला पंचायत के अध्यक्ष पद से हटा दिया है। तो ये सरकार है, सरकार चमड़े के सिक्के चल। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर राजकीय अस्पतालों में मरीजों के पर्चे पर ब्रांडेड कंपनियों की महंगी दवाइयां लिखने वाले डॉक्टर अब इस दौरान नपने वाले हैं। दरअसल सचिव स्वास्थ्य ने साफ कर दिया है कि अगर सरकारी डॉक्टर निर्देशों का पालन नहीं करते तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने इस दौरान निर्देश के बावजूद भी अस्पतालों में लगातार महंगी दवाइयां लिखी जा रही हैं, जिससे मरीजों को इस दौरान परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम लोगों ने इंस्ट्रक्शंस लिखित में भी पारित किए हैं सभी सीएमओस को कि जेनरिक ड्रग्स का ही प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर्स लिखें और इसका अगर अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जाता है तो कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये भी हम लोगों ने अवगत कराया है। समय समय पे जब हम लोगों की मीटिंग्स होती हैं सीएमओ के साथ और बाकी जो हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स के साथ, उन सबको हम लोग अवगत कराते हैं। जो हमारी मीटिंग्स होती हैं, हमारे कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, इसमें भी हम लोग रेगुलरली लोगों को अवगत कराते हैं कि ये एक जन भावना से जुड़ी हुई चीज़ है और हम बार बार उस जियो का भी उनको उल्लेख करते रहते हैं। तो इसका काफ़ी हद तक मैं समझता हूँ अनुपालन हो गया है। नहीं हो रहा है वहाँ पे हम लोग का।
उधर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस 14 जनवरी से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत मणिपुर की राजधानी इम्फाल से करने जा रही है। ये न्याय यात्रा इम्फाल से शुरू होकर 15 राज्यों से होकर 113 जिलों तक गुजरेगी और ये यात्रा लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में भी खत्म की जाएगी। यात्रा का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार के 10 साल के कार्यकाल पर निशाना साधना है। गौरतलब है कि इस बार भी हालांकि भारत जोड़ो यात्रा की तरह भारत जोड़ो न्याय यात्रा में उत्तराखंड को एक बार फिर से यात्रा में शामिल नहीं किया गया है। देखिए, जमीनी स्तर की बात जहां तक है कि क्या तैयारी की है, तो कांग्रेस अपने स्तर पे हर क्षेत्र के अंदर अपने लोगों को भेज रही है, बात कर रही है। और चुनाव लड़ना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का प्राथमिक मुद्दा है। लोकतंत्र है, पॉलिटिकल पार्टी है, तो चुनाव तो वो लड़ेगी। लेकिन कांग्रेस की खूबसूरती ये है कि कांग्रेस सिर्फ चुनावी राजनीति को देख करके मुद्दे नहीं उठा रही है, वो आम जनता की भावनाओं को समझ करके उनकी आवाज बनने की भी कोशिश कर रही है। उत्तराखंड में न्याय यात्रा नहीं, ये न्याय यात्रा का जो रूट मैप है वो ये है, ये रूट मैप है। और उत्तराखंड में पीसीसी अगर चाहेगी तो वो अपने हिसाब से यात्रा प्लान कर। उत्तराखंड को राहुल जी के यहाँ से ही, कांग्रेस से ही मुझे प्रतिनिधि बना करके यहाँ भेजा गया है और आपसे बात करने के लिए भेजा गया है। तो ऐसा नहीं है कि रिस्पांस अच्छा नहीं मिल रहा और इसलिए उत्तराखंड को छोड़ दिया जाए, ऐसा नहीं। सारे नेता अपनी गाड़ी पे इसको चिपकाएंगे। ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा के स्टिकर्स हैं। और खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को और भी मजबूत करने के लिए बड़ा ऐलान किया है, जिसके तहत सभी सरकारी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट विद्यालयों में 2500 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति सरकार करने जा रही है। जिसके तहत नियुक्ति में प्राथमिकता ऐसे लोगों को दी जाएगी जिन लोगों ने अपनी जमीन सरकारी स्कूलों के लिए दी थी। चयन विलोक में भी इस दौरान आधार पर किया जाएगा, जहां पर बताया जा रहा है कि लंबे समय से प्रदेश के सरकारी स्कूल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की कमी से जूझ रहे हैं। ऐसे में इस नियुक्ति से काफी मदद मिलेगी। और मेरे साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।